हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। विद स्मिथ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में एसवीबी बैंक लुढ़क गया। यूरोप में क्रेडिट स्विस बैंक में दिक्कत आ रही है। वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अभी तक जिस तरीके से चल रहा था ऐसे ही चलते रहेगा या उसमें बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी इंडियन पब्लिक का जो मेजर सवाल है, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि भाई इंडियन शेयर मार्केट को क्या होगा, निफ्टी को क्या होगा, है ना। तो ये वीडियो उसी लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 को और इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाली ईयर्स में क्या हो सकता है, आने वाले सालों में कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला और इसके बाद जो एक और वीडियो आने वाला है, ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, कोशिश करूँगा जितना छोटा से छोटा रख पाऊँ, पर पूरा वीडियो देखिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है वो है हमारे यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, मतलब उन्होंने कितनी करेंसी छापी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2001 में जो है $500 बिलियन यूएस में जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो $500 बिलियन थी, और 2021 में ये अराउंड $2300 के आसपास पहुंच गई है। यानी 2021 में था, अभी शायद $2500 पहुंच गई होगी। मतलब 5 गुना करेंसी जो है छाप दी है 2001 से 2023 में, पिछले 20-23 साल में। इतना पैसा छापने के साथ साथ एक और चीज़ अगर आप इस ग्राफ में नोटिस करेंगे कि पहले जब ये पैसे छाप रहे थे तो बड़ा स्टेडी छाप रहे थे, है ना। मतलब धीरे धीरे वो जो ग्राफ है वो बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, 2007 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, तो थोड़ा सा इसने जंप लिया, है ना। उसके बाद फिर से धीरे धीरे छाप रहे थे, लेकिन ये जो छापने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ, 2019 में आ गया कोविड, और कोविड के बाद तो इन्होंने मतलब जो छापे हैं, मतलब मशीन चालू करी और शायद बंद करना भूल गए, ठीक है। सीधे मतलब 300-400 बिलियन डॉलर छाप दिए, एंड उसके बाद भी बंद नहीं करा है, छापे ही जा रहे हैं। 2021 में भी देखो बढ़ गया ग्राफ काफ़ी ज़्यादा। तो इतना सारा पैसा छाप दिया सिस्टम में। अब इससे क्या हुआ, महंगाई आई, इन्फ्लेशन आया, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन आने से लोगों को दिक्कत होने लग गई, हर चीज़ का दाम बढ़ने लग गया। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करा, यूएस और फेडरल रिजर्व ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिए, यील्ड्स को बढ़ाना चालू कर दिया बॉन्ड में, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, जो दूसरी दिक्कत जो अब आ रही है कि यील्ड्स को बढ़ाने से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूएस की यील्ड देखेंगे, मतलब यूएस की गवर्नमेंट को अगर आप पैसा लोन पे देते हैं या उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ईयरली फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। तो यूएस 3 मंथ यील्ड, मतलब अगर आप 3 महीने के लिए यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो आपको 4.36% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ईयरली। अगर आप 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3.848% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3.436% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ईयरली। तो आपने देखा इसमें एक झोल है। झोल ये है कि यार हम जितना लंबे टाइम के लिए पैसा दे रहे हैं उतना कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ईयरली, है ना। पर उल्टा होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मली सिचुएशन होगी तो आप जितने कम टाइम के लिए पैसा देंगे उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि आपका रिस्क कम है ना, आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये पूरा खेल ही उल्टा हो रहा है। तो ये जो उल्टा जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन, ठीक है। एंड ये यील्ड कर्व इन्वर्जन को अगर हम अपन गूगल करेंगे तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि यील्ड कर्व जब भी इन्वर्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब कि जो 10 ईयर बॉन्ड है, 5 ईयर बॉन्ड है, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड मतलब जो ईयरली बॉन्ड है या मंथली बॉन्ड्स है, जब भी ये यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तो ये साइन होता है कि रिसेशन आने वाला है। 1960 से हमेशा इसने रिसेशन को प्रेडिक्ट करा है, ठीक है। तो पहली दिक्कत, बहुत पैसे छापे। दूसरी दिक्कत, यील्ड कर्व इन्वर्ट हो रहा है। अब लेकिन ये तो भैया हो गया यूएस में, कि भाई यूएस में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है। हमको तो भैया निफ्टी का बताओ, है ना। निफ्टी 50 की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के को आइडिया लगाने के लिए, अब देखिए इंडिया दुनिया से तो अलग है नहीं। आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है,
हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया पे डिपेंडेंट है और दुनिया भी हम पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हम वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, या वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं हम गिर रहे हैं। तो ये समझने के लिए अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, निफ्टी कहाँ स्टैंड करता है, हमें वर्ल्ड के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को देखना होगा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी कंट्री यूएस है ना, यूएस का हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोविड से पहले स्टॉक मार्केट की क्या वैल्यू थी, एंड कोविड के आज मतलब आज 2023 में कोविड के पहले से आज कितना चेंज आया है हर कंट्री के स्टॉक मार्केट में। तो यूएस का जो इंडेक्स है S&P 500, देखिए कोविड का जो इफेक्ट है स्टॉक मार्केट में वो जनवरी से दिखना चालू हो गया था जब चाइना में फर्स्ट केसेस आने लग गए थे। तो अगर दिसंबर से अभी तक का अगर हम यूएस का स्टॉक मार्केट का देखें जो आज लास्ट क्लोजिंग थी, तो यूएस का स्टॉक मार्केट लगभग 21% ऊपर गया है 2019 दिसंबर से आज जो है 2023 मई में, ठीक है, 21% ऊपर गया है। ऐसे ही हम बाकी के स्टॉक मार्केट भी देख सकते हैं। यूके का है FTSE, डेक्स जो जर्मनी का है, जापान का निक्की, साउथ अफ्रीका टॉप 40 एंड इंडिया का निफ्टी। तो अगर हम ये मैंने एक्सेल पहले ही बना दिया ताकि टाइम बच जाए। तो अगर हम सबके रिटर्न्स देखें प्री कोविड के लेवल से, तो यूएस में 21% जैसे अभी हमने देखा, यूके का -3, जर्मनी का 11, जापान का 15, साउथ अफ्रीका का 31 और इंडिया का 40%। ठीक है, इंडिया हैज़ बिन द आउट परफॉर्मर। इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, बाकी सब पीछे पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम बाकी सबका एवरेज निकालें, ठीक है, इन सबका एवरेज आता है 15%, तो हमारा रिटर्न तो इनके डबल से भी ज़्यादा है ना। मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में जो है हमारा जो वैल्यूएशन है वो इन कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट के करस्पॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा करेक्शन उतना नहीं हुआ है। तो आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर की तरह सोचिए, ठीक है, आप एक मतलब एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो राइट नाउ आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि इंडिया महंगा है कहीं ना कहीं एंड बाकी जगह सस्ता मिल सकता है मुझे। ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी साथ में आएंगे कि भैया इंडिया का जो आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, बाकी कंट्रीज़ का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, वो हमें देखना होगा। इंडिया की ग्रोथ शायद बाकी कंट्री से ज़्यादा होने वाली है, ये सब चीज़ें भी। लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें तो अभी सारी कंट्री से हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो अगर इंडिया में छोटी सी भी दिक्कत आती है, देखिए अभी तक इंडिया में कोई दिक्कत आई नहीं है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन फाइन, बट अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले लोग जो इन्वेस्टर हैं, खासकर जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो इंडिया का माल बेचेंगे। एंड पिछले कुछ महीनों में हम यही देख रहे हैं कि FII हैज़ बीन रेगुलरली सेलिंग, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो रेगुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देख ली, पहला मनी प्रिंटिंग, दूसरा यील्ड कर्व इन्वर्जन, तीसरा द ओवर वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए स्टॉक मार्केट का एक रूल है। क्या रूल है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ध्यान से सुनिएगा आप, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कम से कम लोगों के पास जाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये कैसा रूल है, बट यही रूल है। ठीक है, मतलब रूल इन द सेंस कि ऐसा ही होता आया है एंड ऐसा ही होता आएगा कि लोग यहाँ पे बहुत पैसा लेके आते हैं, सोचते हैं हम महीने में पैसा डबल कर लेंगे, ईयर में पैसा डबल कर लेंगे, एंड उनका पैसा ख़त्म हो जाता है एंड वो सारा कोई एक बड़ा शार्क है जो सबका पैसा जो है वही जो है खा जाता है एक तरीके से, या फिर मतलब छोटे लोग लॉस कर जाते हैं, वो कमा लेता है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि पिछले कोविड के बाद से 3-4 साल में क्या हुआ है इंडिया में, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जो है डीमैट अकाउंट खुलते गए। ठीक है, 2010 में हमारे यहाँ 20 मिलियन जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स थे और 2021 में जो है ये 50 मिलियन तक पहुँच गए और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो गया अभी। ठीक है, तो 2020 तक ये 50 मिलियन में थे, लेकिन 2022 सितंबर में 100 मिलियन डीमैट अकाउंट्स क्रॉस कर गए हैं। आप सोच रहे हैं 100 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज 10 लाख, 10 मिलियन इज 1 करोड़, मतलब 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। ठीक है, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इन इंडिया, जहाँ पे आई थिंक अगर ITR हम इनकम टैक्स रिपोर्ट देखें तो 10 करोड़ लोगों की सैलरी भी 5 लाख नहीं होगी, वहाँ पे 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। मतलब अब सब किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सब किसी को SIP करना है, सब किसी को आज ही, मतलब ये पिछले 2 सालों में ही सबको इन्वेस्टिंग सीख भी लिया है सबने और सबने करना चालू भी कर दिया।
है ना। और सबको पता है भाई निफ्टी में जो है 12% का रिटर्न मिल जाता है, बस SIP कर लो और मस्ती से बैठे रहो। तो क्या लगता है आपको, सबको मिल जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एवरीबडी विल बी हैप्पी। ठीक है, मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नॉट सो इजी, है ना। एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो इट इज़ नॉट इजी। ट्रेडर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बट इन्वेस्टर के लिए भी आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हर्ड मेंटेलिटी पिछले 2-3 सालों में आई है, मेरे हिसाब से ये एक और रीज़न हो सकता है कि हम निफ्टी में करेक्शन देख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यूज़ करा है वर्ड करेक्शन, मैंने क्रैश नहीं बोला है। एज ऑफ नाउ इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट 40% जाएगा, 50% जाएगा। मतलब हमने लगभग 19,000 का हाई बनाया था। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो हमारा जो हाई था वो 19,000 के आसपास था। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 9,500 आ जाएंगे, है ना, 50% गिर जाएंगे या 10,000 आ जाएंगे। बट अगर आप ये देखें कि अभी देखो US में भी दिक्कत है, UK में भी दिक्कत है, तो वहाँ के स्टॉक मार्केट और करेक्ट हो सकते हैं। तो करेस्पॉन्डिंगली अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट भी थोड़ा बहुत और करेक्ट होता है, इंडिया में छोटी मोटी भी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए 20% का करेक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से कभी भी आ सकता है। ठीक है, 20% आप मान लीजिए, मतलब अभी मार्केट इज 17,000, यहाँ से अगर हम 20% मेजर करेंगे, ठीक है, तो 20% आपको ले आएगा 13,500। ठीक है, 13,500 शायद मतलब बहुत नीचे हो गया, पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 15,000 का जो बॉटम बना था 15,362 ये अंडरकट होगा, और कहीं ना कहीं 14,000 से 15,000, मतलब 15,000 तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अगर आप टॉप से इसको देखेंगे, टॉप से जो आपका 20-25% आता है वो 15,000 के आसपास ही आता है। मतलब 15,000 तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, एंड उसके नीचे भी जा सकता है डिपेंडिंग कि सिचुएशन क्या होगी एंड आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि निफ्टी में क्या हो सकता है इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर। पर अब ये हो सकता है, लेकिन होने को तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है ना। वर्ल्ड की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए। मोदी जी बात कर रहे हैं आजकल पुतिन और जेलेंस्की से, क्या पता मोदी जी उनकी वॉर सुलझा दे एंड ये वॉर खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो स्टॉक मार्केट 20% ऊपर भी जा सकता है। देखिए, जाने को तो स्टॉक मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या देखना है? हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कवर करना है। ठीक है, नीचे भी जाए तो भी हम उसे कवर कर पाए, ऊपर जाए तो भी हम उसका बेनिफिट उठा पाए। तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल में मैं वहाँ पे भी बताऊँगा कि किस तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में 20% 30% का क्रैश आता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 2-3% का नुकसान होगा, नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा भी हो जाएगा। जी हाँ, और अगर स्टॉक मार्केट 20% बढ़ता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 2-3% का फ़ायदा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। मतलब अगर स्टॉक मार्केट 20% बढ़ गया तो आपको 17% का भी फ़ायदा हो जाएगा, और अगर गिरा तो आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फ़ायदा भी हो सकता है। ये कैसे करते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 99 सब्सक्राइबर हो गए, 100 कर दीजिए, और थोड़ा सा मतलब इसको शेयर भी करिए आगे, थोड़ा मुझे हेल्प भी करिए। तो एक और चीज़ मैं लास्ट में एंड में ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारी SIP चल रही है, उसको क्या हम बंद कर दें? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। मैं रेगुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसको बंद कर दूँ क्या? देखिए, बंद मत कीजिए। देखिए, कोई भी दिक्कत आए स्टॉक मार्केट में, वर्ल्ड में कोई भी दिक्कत आए, अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम होराइजन मतलब 7 ईयर्स प्लस, 7 ईयर से ज़्यादा, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो देखिए मार्केट विल रिबाउंड एंड इट विल गिव यू दैट 10 to 12% रिटर्न। दिक्कत क्या होगी? जब मार्केट गिरेगा ना तो बहुत नेगेटिविटी आएगी, आपको लॉस दिखेगा, एंड वहाँ पे लोग घबरा के पैनिक में एग्जिट करेंगे। आपको वो नहीं करना है। एंड आप वो कब नहीं करेंगे? जब आपका टाइम होराइजन बहुत लॉन्ग है, आपका 7 ईयर है, 10 ईयर है, तो जब पैनिक आएगा तब आपको एक्स्ट्रा बाई करना है। अब भाई आप में से कुछ होंगे, यार हमारा टाइम होराइजन तो इतना बड़ा नहीं है, हमने तो लोगों ने बोला कि 12% रिटर्न ईयरली मिलता है और हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो ठीक है, अगर आपका टाइम होराइजन इतना लंबा नहीं है तो फिर 2 केस आते हैं। एक तो आपका टाइम होराइजन शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब 1, 2 या 3 साल, तो मेरे हिसाब से तो आप एग्जिट मार दो। देखिए 1, 2, 3 साल के लिए इक्विटी होता ही नहीं है। तो अगर आपका टाइम होराइजन इतना छोटा है तो आप एग्जिट करने का सोचो। म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, जो भी हो, जहाँ पे भी हो, लॉस भी हो रहा हो तो कम से कम लॉस में कैसे एग्जिट करता है, एग्जिट करो। जी हाँ, लॉस में करो, क्योंकि आपने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या करी है? इक्विटी को यूज़ करते हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स प्लस, और आपने उसको यूज़ कर दिया 2-3 साल के लिए।
अब आपने मिस्टेक तो पहली कर दी, अब आपको पता चल गया, मैंने बता दिया कि ये मिस्टेक है या कहीं और से आपको पता लग गया, अब आप दूसरी मिस्टेक मत करो कि एग्जिट मत करो, ठीक है। आप मिस्टेक को वहीं खत्म करो, एग्जिट करो, जो भी गेन लॉस है जो भी है। दूसरा ये कि आपका मीडियम टर्म होराइजन है, मतलब 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, तो मेरे हिसाब से आप फिर भी इक्विटी में बने रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 100% इक्विटी ना रहें, जिसका इसके बारे में डिटेल बात हम सेकंड वीडियो में अच्छे से करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सेकंड वीडियो में। लेकिन मीडियम टर्म टाइम होराइजन वाले 4 इयर्स प्लस वाले कोशिश करिए कि क्या आप ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं मार्केट में। अगर रह सकते तो ठीक है, आप इक्विटी में रह सकते, वरना रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको जो मैंने पॉइंटर समझाए हैं उससे काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। एंड निफ्टी में क्या हो सकता है इस पर हमने बात करी है। देखिए करेक्शन जो आएगा, क्रैश जो आएगा, वो इन दी एंड वहाँ से मार्केट रिबाउंड करेगा ही करेगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है एंड इंडिया की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया का गोल्डन एज है 25 ईयर्स, मैं उसको पूरा बिलीव करता हूँ कि आने वाले 25 साल में कोई कंट्री जो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी वो इंडिया ही है। एंड यहीं पे हमारा, अब इंडिया ग्रो करेगा तो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली ग्रो करेगा, लेकिन बीच में जो सिचुएशंस आएगी उसे हमें हैंडल करना है। एंड वो हम कब हैंडल कर पाएंगे, जब हमने अच्छे से अपना रिस्क मैनेज कर रखा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जाते जाते बस मैं वही कहना चाहूँगा जो हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।